Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Inside IS Daily Current Affair of 27th of November 2020. The topic that we are going to cover for today's section is that there are 5 topics from mains point of view and there are 3 topics from the prelims point of view. So let's start our discussion. पहली न्यूज़ GS2 पेपर से है. द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन यूएस एंड इंडिया. ओके, कॉमा इंडिया. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्हें रिसेंटली एक्सरसाइज की है हिज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्डन अ माइकल फ्लैन. ओके, फ्लाइन. ही एंड ही जो ये थे, ठीक है, पर्सन, ही हिज फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, हु हैड ट्वाइस प्लेज गिल्टी ऑफ लाइंग टू द FBI. ठीक है, तो FBI को लाई करने के इसके लिए जो है, ठीक है, वो गिल्टी फाउंड हुए थे. ड्यू टू दिस जो ये इसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक्सरसाइज की है पावर ऑफ अ पार्डन. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, व्हाट इज द इंटेक्स सॉरी व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ द US प्रेसिडेंट पावर ऑफ अ पार्डन. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया कि प्रेसिडेंट को भी पावर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद दिस गवर्नर को भी पावर होती है ऑफ अ पार्डन. ठीक है, तो ये किस आर्टिकल से दी है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना. ओके, रिगार्डिंग अभी यूएस के पार्डन पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है, हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन और टू कमिट सेंटेंस रिलेटेड टू द फेडरल क्राइम. ठीक है, जो भी फेडरल क्राइम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड उनके पास पावर होती है कि दे कैन पार्डन और कमिट द सेंटेंस. दिस पावर इज ग्रांटेड विदाउट अ लिमिट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय अ कांग्रेस. ठीक है, तो ये जैसे उनका जो मेन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, उनके यहाँ पे कांग्रेस होता है, तो वो जो है कांग्रेस थ्रू भी कुछ किसी भी टाइप का जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं आ सकता है इन द पार्डनिंग पावर ऑफ अ US प्रेसिडेंट. सिमिलरली सेलिमेंसी इज अ बोर्ड एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, एंड इज डिस्क्रिशनरी, मीनिंग द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल फॉर हिज पार्डन. ठीक है, तो इन्होंने पार्डन क्यों किया है, उसके रिलेटेड किसी भी तरीके का जो एक आंसर, ठीक है, क्यों आपने किया विद एक कोई रीज़न आपने प्रोवाइड नहीं किया तो भी चलता है, मतलब उनको कोई भी आंसरेबल नहीं होता. ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल for his pardoning uses of a pardoning power and does not have to provide a reason for issuing it. ठीक है, क्या किस लिए आपने लिया उसका भी कुछ रीज़न उनको बताना नहीं पड़ता है, कुछ लिमिटेशन भी होती है. दिस पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन केस ऑफ अ इम्पीचमेंट. ठीक है, तो इम्पीचमेंट का अगर केस रहा उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते. उसके साथ साथ पावर ओनली अप्लाइज टू द फेडरल क्राइम एंड नॉट द स्टेट क्राइम. ओके, स्टेट क्राइम में नहीं यूज़ किया जाता, फेडरल क्राइम के वक्त इसको यूज़ किया जाता है. अब क्या है, सेलमेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72. ठीक है, जैसे आपको आंसर भी मिल गया, आर्टिकल 72 के अंडर ही पार्डन पावर दी रहती है प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो अभी गवर्नर को किस तरीके से होती है वो आर्टिकल आप मेंशन कर दो, आपको तो इसका आंसर मिल ही गया. ठीक है, प्रेसिडेंट वाला, ठीक है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 थ्रू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को पावर होती है कि दे कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिसिपेट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिम्यूट और कंप्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड टू द एनी ऑफेंस. ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर. कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट इज टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ अ इंडियन प्रेसिडेंट. ठीक है, ये भी ध्यान में रखना. इन ऑल द केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मैरिटल, अलॉन्ग विद दिस इन ऑल केसेस, ठीक है, जहाँ पे पनिशमेंट और सेंटेंस, ठीक है, इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ. ठीक है, अगेंस्ट लॉ रिलेटेड कुछ केसेस है उस टाइम पे, एंड रिलेटेड टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द UN एक्सटेंडेड, एंड इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ अ डेथ. ओके, तो इन तीनों केसेस में जो है पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग द की फैक्ट, दिस पावर ऑफ अ पार्डन शैल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे उनको किसी भी तरीके का एक रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है US के यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि दे कैन एक्सरसाइज द पार्डन बाय ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, उन्होंने किसी भी टाइप का एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड नहीं किया है टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ प्रेसिडेंट और द गवर्नर
ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट ने किसी भी टाइप की अगर पार्डनिंग कुछ एक्सरसाइज किया तो उसको किसी भी टाइप का एक जो है क्वेश्चनिंग रिलेटेड किसी भी एक मैकेनिज्म मेंशन नहीं किया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बताया था इन इपुरु सुधाकर, ठीक है, इस केस में उन्होंने ऐसा बताया था कि इट हैज़ गिवन अ स्मॉल विंडो फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ पार्डनिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर फॉर द पर्पज ऑफ रूलिंग आउट एनी आर्बिटरीनेस, ठीक है। तो किसी भी आर्बिटरीनेस टाइप का अगर उनको दिखा तो उस टाइम पे जुडिशियल रिव्यू का जो है एक बोल सकते हैं एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, ऐसा बताया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। तो रिसेंटली हमारे जो पीएम है उन्होंने बोला है कि ठीक है दे हैव अगेन पिच द वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। उन्होंने उनका बोलने का यही था कि सेइंग इट इज़ द नीड फॉर द कंट्री कि इलेक्शन जो है इलेक्शन टेकिंग प्लेस एवरी फ्यू मंथ हैम्पर द डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस होते हैं हमेशा ही, ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इंडिया है तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट में कभी ना कहीं कहीं इलेक्शन चलते ही रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे हैम्पर करता है डेवलपमेंट वर्क को, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। एंड उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया है, ठीक है, एट द रिसेंटली हेल्ड 80 ऑल इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ये उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन रिलेटेड उन्होंने 80 जो थी ऑल इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, ठीक है। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट ओनली वन वोटर लिस्ट शुड बी यूज फॉर द लोकसभा, विधानसभा एंड अदर इलेक्शन, ठीक है। तो सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए जो सारे इलेक्शन के वक्त रहे। अभी क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए इट रेफर फॉर होल्डिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज साइमल्टेनियसली वंस इन अ 5 ईयर, ठीक है। तो सभी जो है वर्क सभी इलेक्शन साइमल्टेनियसली लिए जाए, ठीक है, इन अ वन नेशन वन इलेक्शन में, ठीक है। बट व्हाट आर द चैलेंजेस पोज्ड बाय द फ्रीक्वेंट इलेक्शन, ठीक है, बट व्हाट आर द चैलेंजेस अभी जो है उसके बारे में अगर देखा जाए तो मैसिव एक्सपेंडिचर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है व्हेन वी आर कंडक्टिंग द इलेक्शन, अलॉन्ग विद दिस जो पॉलिसी पैरालिसिस दैट लीड टू द इम्पोजिशन ऑफ अ मॉडल conduct of a court during the election time, ठीक है। so this is also one of the issue, impact on a delivery essential services की डिलीवरी के में भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है, बर्डन ऑन अ क्रूशियल मैन पावर दैट इज डिप्लॉयड ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, ठीक है। तो इलेक्शन टाइम के वक्त जो भी जैसे हम बताते हैं, जैसे हमें पता है कि डिफरेंट पीपल, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, पर्सनल्स होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, ठीक है। जैसे टीचर्स की भी ड्यूटी लगती है हमें जैसे पता है, तो उस टाइम पे क्या होता है एक बहुत ज़्यादा एक बर्डन आ जाता है उन सब पे, ठीक है। द बर्डन ऑन द क्रूशियल मैन पावर that who are deployed in the election time. The next one is that put pressure on a political parties, especially smaller ones, as election are becoming increasingly expensive. These are the few points that are the few challenges poses by the frequent election. Moving to the next, that is benefit of a simultaneous election, ठीक है। तो अब ये तो challenges अभी जैसे हम जानते हैं कि election not take place simultaneously, ओके, तो एक साथ इलेक्शन नहीं होते हैं अभी, तो ये challenges हमें अभी के फ्रीक्वेंट इलेक्शन वाले चैलेंजेस है। तो अभी हमने अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला कंसेप्ट अगर अप्लाई किया तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ऐसा है कि गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये किस तरीके से, तो जो रूलिंग पार्टी होती है विल एबल टू फोकस ऑन द लेजिस्लेशन एंड अ गवर्नेंस रेदर देन कैंपेनिंग मोड फॉर एवर, ठीक है। तो कैंपेनिंग में ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो रूलिंग पार्टी रहेगी वो दे विल एबल टू फोकस ऑन द लेजिस्लेचर एंड अ गवर्नेंस, रिड्यूस करेगा एक्सपेंडिचर एंड मनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो पॉलिसीज जो होती थी, ठीक है, एक इलेक्शन में कुछ पॉलिसी है, ठीक है, दूसरे इलेक्शन में ये जो फेज होता है, ठीक है, इलेक्शन फेज का, उस टाइम पे प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन का ये आ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल रहता है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक कंटिन्यूटी लॉस हो जाती थी जब अभी के इलेक्शन के टाइम पे, तो उस टाइप की जो लॉस जो है वो नहीं दिखेंगे। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, तो वो है इफ़िशेंसी ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। तो इफ़िशेंसी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रह सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, वो किस तरीके से, क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर्स जो है बाय द गवर्नमेंट विल बी रिड्यूस एंड जो इम्पैक्ट होता है ऑफ अ ब्लैक मनी ऑन द वोटर विल बी रिड्यूस एट द इलेक्शन आर हेल्ड एट अ टाइम, ठीक है। तो इलेक्शन के वक्त जो है ब्लैक मनी प्रोवाइड किया जाता है वोटर्स को कि आप हमें ही वोट दो, तो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने के भी
साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। दिस आर द फ्यू बेनिफिट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन द रीजनल पार्टीज। तो रीजनल पार्टी में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द वोटर टू वोट द सेम party in a power in the state and at the center in case of a Lok Sabha poll and the state election are held together। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है, मोस्टली टेंडेंसी होती है वोटर्स की कि वो वोट करते हैं सेम पार्टी को, ठीक है, फॉर द पावर ऑफ द स्टेट एंड एट द सेंटर, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, तो इसका ये एक इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टी के बाद उसके बाद क्या होगा कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे टू बी इम्प्लीमेंटेड, चेंजेस आर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेजिस्लेशन। वो किस तरीके से चेंजेस? तो जो आर्टिकल 83 है, ठीक है, जो डील करता है विद द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट नीड टू बी अमेंडेड, ठीक है। तो इसको अमेंड करना पड़ेगा अगर न्यू जो है ये वन इलेक्शन वाला लाना है, ठीक है, कंसेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन, तो 83 आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 85, ठीक है, on dissolution of a Lok Sabha by the President and Article 172 that is related to the duration of a state legislator। ओके, ये तीनों में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे when we have to implement this new पॉलिसी। ओके, न्यू जो कंसेप्ट लाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट, ठीक है, 1951 का है, ठीक है, वुड have to be amended to build the provision for the stability of a tenure of a both parliament and the assembly, ठीक है। तो ये जब न्यू पॉलिसी आएंगी रिलेटेड टू द इलेक्शन, तो काफ़ी सारे चेंजेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट में भी लाने पड़ेंगे एंड दिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग क्रूशियल एलिमेंट। तो इसमें कुछ क्रूशियल एलिमेंट जो डील करने पड़ेंगे वाइल अमेंडिंग द रोपा एक्ट, ठीक है, 1951 का। तो ये सबसे पहला है कि रीस्ट्रक्चरिंग द पावर एंड द फंक्शन ऑफ अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि वो फैसिलिटेट करे प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। तो उनको जो है इलेक्शन कमीशन, जैसे हम जानते हैं, वो सारा जो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स देखती है, तो उनको बहुत ज़्यादा जो एक प्रोसीजर लाना पड़ेगा वाइल इम्प्लीमेंटिंग द साइमल्टेनियस इलेक्शन। अलॉन्ग विद दिस अ डेफिनेशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी सेक्शन 2 ऑफ द 1951 Act, that is representation of a people act। In this way we conclude the second news, that is related to the one nation one election। Moving to the next point, हाई कोर्ट हैज़ टेकन ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शन AP, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है, ठीक है, टू द सुप्रीम कोर्ट दैट जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है हैज़ वर्चुअली टेकन ओवर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है, उनका कहना ऐसा है। तो इंस्टेंस इन द सपोर्ट ऑफ दिस एलिगेशन, तो नवंबर 2 में क्या हुआ था, ठीक है, नवंबर 2, डायरेक्शन टू द हाई कोर्ट टू द स्टेट कि वो सबमिट करे, ठीक है, डायरेक्शन दिए गए थे ऑफ द हाई कोर्ट टू द स्टेट कि वो सबमिट करे बिफोर इट द कंस्ट्रक्शन प्लान फॉर द गेस्ट हाउस प्रपोज्ड इन द विशाखापट्टनम। तो अभी क्या हुआ है, व्हाट इज द इशू नाउ? तो रिसेंटली द इशू इज दैट कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि द हाई कोर्ट had seriously violated the doctrine of a separation of a power, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है, हाई कोर्ट ने वॉयलेट किया है doctrine of a separation of a power, ठीक है। beside in doing this, high court have completely ignored the warning that a supreme court had given to them, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उनको वार्निंग दे रही थी but still they were ignoring that warning and sounded advising of the court to respect the co-equal organ of the state and to refrain from assuming such power to itself, ठीक है। तो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनको भी कुछ पावर होती है, ठीक है, तो उनके पावर्स को भी रिस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, और एक सेपरेशन ऑफ अ पावर जो कंसेप्ट है हमारा उसको भी प्रॉपर मेंटेन किया जाए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा था हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश थ्रू, ठीक है। अभी व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन दिस इशू? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, 2008 में जजमेंट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, इन द नेम ऑफ अ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते उनकी लिमिट एंड टेक ओवर द फंक्शन विच आर बिलोंगिंग टू द अदर ऑर्गन्स, ठीक है, अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। नाउ कंसर्न एसोसिएटेड विद द जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड अगर कंसर्न देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? इट रेफर टू द कोर्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द जजेस पर्सनल विजडम, ठीक है, जजेस पर्सनल विजडम पे बेस्ड डिसीजंस होते हैं दैट डू नॉट गो रिजिडली विद इन द टेक्स्ट ऑफ अ स्टैट्यूटरी पासेड बाय द लेजिस्लेचर एंड यूज ऑफ अ जुडिशियल पावर, ठीक है, ब्रॉडली टू प्रोवाइड अ रेमेडी, ठीक है, जुडिशियल पावर का यूज टू प्रोवाइड अ रेमेडी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अ सोशल रॉन्ग फॉर इंश्योरिंग द प्रॉपर जस्टिस, ठीक है। तो सोशल रॉन्ग को पे रेमेडी लाने के लिए, ठीक है,
एक प्रॉपर जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म क्या परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द जजेस पर्सनल विजडम. नाउ व्हाट आर द कंसर्न एसोसिएटेड विद द जुडिशियल एक्टिविज्म? द कंसर्न इज दैट जो इंडिपेंडेंस होता है ऑफ अ जुडिशरी इज जियोपार्डाइज व्हेन द कोर्ट बिकम embroiled in the passion of the day, that is observation made by the US Supreme Court. Moving toward the next, that is doctrine of a separation of a power. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस है. उसके साथ साथ उन्होंने क्लियरली एक लाइन जो है ड्रॉ की है कि एक लेजिस्लेटिव के फंक्शन की और जुडिशरी फंक्शन की, ठीक है, देयर मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस इन द रिस्पेक्टिव फंक्शन. अलॉन्ग विद दिस जो आर्टिकल मेंशन है 121 एंड 211, ठीक है, फॉरबिड the legislature for discussing the conduct of any judges in the discharge of their duty. ठीक है, तो legislator को जो है पाबंदी लगाती है कि while that they should not discuss the conduct of any judges in the who is discharging their particular duty. आर्टिकल 122 एंड 212, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो प्रिवेंट करता है कोर्ट को फॉर सीटिंग इन द जजमेंट ओवर द इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ अ लेजिस्लेचर. एंड आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है लेजिस्लेटर फॉर इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट विथ रिगार्ड टू हिज और हर फ्रीडम ऑफ अ स्पीच एंड अ फ्रीडम ऑफ अ वोट. ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो एक सेपरेशन ऑफ अ पावर मेंटेन करता है. ठीक है, ये आर्टिकल्स थ्रू हम समझ में आता है कि एक ब्रॉड लाइन है, ठीक है, बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड अ जुडिशरी. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है एक चेक एंड बैलेंस केस, ठीक है, सिस्टम टू द अदर गवर्नमेंट ब्रांचेस. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस ब्रिंग आउट अ वेरियस इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन. प्रोवाइड करता है जजेस को कि वो यूज करे देयर पर्सनल विजडम इन द केस वेयर द लॉ फेल टू बैलेंस द, ओके, एंड इट ऑल्सो इट शोज दैट ए इंस्टॉल्ड ट्रस्ट, ठीक है, जो प्लेस होता है इन द जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स जजेस. चेक करता है मिसयूज ऑफ अ पब्लिक पावर. ठीक है, अभी जो भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है तो वो अपना पावर का मिसयूज नहीं करे, तो इस पे भी एक चेक रहता है. उसके साथ एक स्पीडी सॉल्यूशन जो है वेयर द लेजिस्लेटिव वेयर स्टक द इशू ऑफ अ मेजोरिटी. तो ये सारा जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेनिफिट ही होता है. बट डिसएडवांटेज भी होते हैं, कंसर्न्स भी एसोसिएट होते हैं. वो कौन सा है कि वॉयलेशन द लाइन ड्रॉन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जैसे एक सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होती है अगर जो जजेस है वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं इन द अदर गवर्नमेंट बॉडीज फंक्शंस. नेक्स्ट इज जुडिशियल ओपिनियन जो होता है फॉर जजेस बिकम स्टैंडर्ड फॉर द रूलिंग अदर केसेस. जजमेंट में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय पर्सनल और सेल्फिश मोटिव. ठीक है, रिपीटेटिव इंटरफेरेंस जो होता है कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं इरोड कर सकता है फेथ ऑफ अ पीपल इन द क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो बार बार अगर कोर्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस में अगर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक जो फेथ होता है पीपल का, तो वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है. और कोर्ट जो है लिमिट करता है फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, दिस आर द फ्यू disadvantage and the concerns related to this particular matter. Now what is the conclusion? तो जो राम जवया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस था. ठीक है, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व करके बोला था कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट कम्प्लीमेंट अजम्पशन बाय वन ऑर्गन और द पार्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ अ फंक्शन दैट एसेंशियली बिलोंग्स टू अदर. ठीक है, तो एक सेपरेशन जो होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो होता है पर्टिकुलर सिस्टम को, उसको ही फॉलो किया जाता है, ऐसा उनका मानना था. ठीक है, ऐसा उनका कहना था. ये इम्प्लाइज करता है दैट देयर शुड नॉट बी अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर in the constitution among the three organs, that is a legislative, executive and judiciary, and that one organ should not encroach into the domain of the other. ठीक है, एक ब्रॉड सेपरेशन है और वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के डोमेन में नहीं इंक्रोच करना चाहिए. एंड इफ दिस हैपन द डेलिकेट बैलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अपसेट एंड दिस विल लीड टू द chaos. ठीक है, दिस आर द कंक्लूजन. Moving to the other example, the court has issued a direction in public interest litigation covering the wide spectrum such as road safety and pollution, illegal structuring of VIP zone, monkey nuisance, dog nuisance. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कोर्ट हैज़ इशू डायरेक्शन इन द पब्लिक लिटिगेशन हैज़ कवर द वाइड स्पेक्ट्रम. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज. GS3 पेपर की न्यूज़ है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो.
तो थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो इनॉग्रेट हुई है रिसेंटली, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर ई इन्वेस्ट 2020 बोला जाता है, ठीक है। इस साल हुई तो 2020 ऑब्वियसली। ये सबमिट जो है ऑर्गेनाइज की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू। थीम इसका इस बार की देखी जाए तो इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजेक्शन, ठीक है। हाउ इज़ द इंडिया परफॉर्म ऑफ इट फ्रंट, तो इंडिया का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है इज़ अ फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके, तो फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वो ग्रो भी हो रही है इन द फास्टर स्पीड अमॉन्ग द मेजर कंट्रीज। तो फोर्थ लार्जेस्ट है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन द रिन्यूएबल सेक्टर बाय आवर कंट्री। जो रिन्यूएबल सेक्टर की कैपेसिटी है इंडिया में करंटली 136 गीगावाट है, एंड विच इज़ अबाउट 36% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। इंडिया का जो एनुअली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होती है, ठीक है, एडिशनल हैज़ बीन एक्सीड दैट अ टोटल कोल बेस्ड थर्मल पावर सिंस 2017। एंड लास्ट 6 ईयर का अगर देखा जाए तो इंडिया ने इंक्रीज किया है इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये कुछ अचीवमेंट हो गए इंडिया के रिलेटेड। ओवरऑल अगर देखा जाए व्यू, ठीक है, दैट शो टू द वर्ल्ड दैट इन्वेस्टिंग जो इंडिया है इधर, ठीक है, इंडिया का अगर ओवरऑल देखा जाए व्यू जो शो कर रहा है वर्ल्ड को दैट इन्वेस्टिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी अर्लियर ऑन इवन if it is not affordable was help in achieving the scale, and this will bringing which is bringing a cost down, and sound environmental policy should also can also be a sound economy, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इम्प्लाइज कर रहा है टू द इंडिया। एंड इंडियन गवर्नमेंट टारगेट जो है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बिल्ड करना बाय 2022। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि 18% है रिसेंटली, ठीक है। 31% अचीव करना है गीगावाट इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ अ इंस्टॉलेशन, एंड 47% जिसको है रिसेंटली तो उसको 82 गीगावाट तक लाना है, ठीक है, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विच विल बी इंस्टॉल एज सितंबर 2019। 13%, तो इसका अगर देखा जाए 23 गीगावाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिहाइंड लेफ्ट टू बीट, एंड 39 गीगावाट is at the various stage of a bidding. Moving toward the next news, what is the beautiful blue tide spotted along Mumbai coastline? तो क्या हुआ है, tide produce a fluorescent blue hull, ठीक है, प्रॉपरली जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस ऐसा बोलते हैं, ठीक है, रिसेंटली अपियर हुआ है मुंबई के जुहे बीच पे एंड देवगढ़ बीच इन द सिंधुदुर्ग अलॉन्ग द महाराष्ट्र कोस्ट लाइन, ठीक है। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड, तो ये ब्लू लुमिनिसेंस क्या होता है, हैज़ बीन एनुअली ऑकरेंस होता है अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट सिंस 2016, स्पेशली नवंबर टू दिसंबर के मंथ में, ठीक है। वॉट वाई इट इज़ कॉस्ट, किस तरीके से कॉस्ट होता है, यहाँ पे एक फिगर है आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये किससे कॉज होता है, expect the spectacle occurs when phytoplankton that is माइक्रो जो स्कोपिक मराइन प्लांट होते हैं जिसको फाइकोप्लैंक्टम बोलते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टम, तो क्या होता है कॉमनली नोन एज अ डिनोफ्लैगेटेट्स, ओके। वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट टू द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोटीन, ठीक है, तो वो मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं लाइट ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, एंड द वेव्स जो होते हैं डिस्टर्ब देयर यूनिसेकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक देम अ रिलीज अ ब्लू लाइट, ठीक है, तो जिसके वजह से ब्लू लाइट रिलीज होता है। किस तरीके से जो स्पेक्टिकल्स ऑकर्स होते हैं व्हेन द फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट थ्रू द केमिकल रिएक्शन इन द प्रोटीन, एंड जो वेव्स होते हैं डिस्टर्ब करते हैं यूनिसेकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और देन दस एक ब्लू लाइट जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। मेजर फैक्टर्स देखा जाए फॉर इट ऑकरेंस कुल बी अ यूट्रोफिकेशन, ठीक है, तो मेजर ऑकरेंस जो होता है फैक्टर ऑफ ऑकरेंस इसके केस में देखा जाए तो यूट्रोफिकेशन है, दैट इज द रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर विच मेक द फाइटोप्लैंक्टन वेरी डोमिनेंट। वाई इट इज़ डेंजरस, ठीक है, ये डेंजरस क्यों है, द स्पेक्टेकल मे बी ब्यूटीफुल बट इट मे द साइन ऑफ अ डेंजर, ठीक है, दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल होता है पर एक साइन जो है डेंजर का वो इंडिकेट करता है, बिकॉज मेनी ऑफ द स्पीशीज इन दिस ग्रुप आर टॉक्सिक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं जो भी स्पीशीज वहाँ पे होते हैं, एंड इफ डिनोफ्लैगेट्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो भी फाइटो प्लांटम्स होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बोला कॉमनली, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मराइन
प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली एंड दे मे कॉस्ट सो कॉल्ड रेड टाइड्स, ठीक है, तो वो रेड टाइड्स जो है उसको भी कॉज कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द एनिमल्स, ठीक है, जो भी होते हैं एक्वेटिक एनिमल दैट फीड करते हैं इस फाइटोप्लैंटम्स पे, ठीक है, तो वो उनका क्या होता है, वो भी they also become a toxic and due to the accumulation of a high amount of a toxic, ठीक है, and this is one of the impact, and if it is dangerous to eat such sea animal because of the toxic that is contained in them, दे हैव अनप्लीजेंट इफेक्ट, ठीक है, अगर किसी ने भी उस सी एनिमल्स को खाया तो उसको भी जो है इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, सम मेरी इरिटेट द बॉल्स एंड कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग टाइप के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड सम स्पीशीज सच एज द सी स्पार्क, ठीक है, आर नॉट टॉक्सिक बट मे हैव अ अनप्लीजेंट इफेक्ट। दिस आर द फ्यू इफेक्ट रिगार्डिंग जो ये ब्लू लाइट दिखा है, ठीक है, ब्लू ल्यूमिसेंस, तो वो दिखने में तो बहुत सुंदर है बट इट हैव अ वेरियस नेगेटिव इम्पैक्ट। मूविंग टूवर्ड द फैक्ट रिलेटेड फॉर द प्रीलिम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, तो जो नेवी है, ठीक है, द नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर विल soon become a national maritime domain awareness center, ठीक है, with all the stakeholder having their presence there, ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो एक नोडल एजेंसी है फॉर अ मैरीटाइम डाटा फ्यूजन के लिए 26/11 के अटैक के बाद इसको सेटअप किया था, अप्रूव किया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन 2012 की, ठीक है, बिकम ऑपरेशनल इन 2014 एंड उसका लोकेशन गुरुग्राम में है। एक नोडल सेंटर जो है इसका ऑफ अ नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुआ था कि वो लिंक करे ऑपरेशनल सेंटर एंड द लोअर एलिकॉन ऑफ अ नेवी एंड द कोस्टल गार्ड जो स्प्रेड है अक्रॉस द कंट्री कोस्टल लाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, स्कॉटलैंड बिकम अ फर्स्ट नेशन टू मेक अ सैनिटरी पैड टैम्पॉन फ्री, ठीक है, तो फर्स्ट कंट्री बनी है, ठीक है, स्कॉटलैंड, ठीक है, फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड जिसने ऐसा स्टेप लिया है अगेंस्ट द पीरियड्स की जो पॉवर्टी, ठीक है, उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टेप लिया है जो रेफर करते हैं प्रिविलेंट फिनोमिया ऑफ बीइंग अनएबल टू अफोर्ड द प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो पैड्स वगैरह जो है उसको अफोर्ड करने के लिए के वजह से, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए जो है, ठीक है, फॉर मैनेजिंग द मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग द स्कॉटलैंड गवर्नमेंट बिकम द फर्स्ट नेशन जिसने सैनिटरी पैड वगैरह फ्री में देने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज SDG इन्वेस्टर मैप, तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू एंड इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है, एक मैप है जो ले डाउन करती है 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया इन द 6 क्रिटिकल SDG इनेबलिंग सेक्टर, ठीक है, 6 क्रिटिकल SDG इनेबलिंग सेक्टर्स के लिए, ठीक है, जो पुश करेगी इंडिया द नीडल टूवर्ड forward for the sustainable development by mapping the overall and a gap between public sectors priority and a private sector interest, the SDG investor map जो है वो ले डाउन करेंगे एक pathway जो हेल्प कर सकता है टू ब्रिंग टुगेदर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर सपोर्ट, ठीक है, दैट इज SDG इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर मैप्स। In this way we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.